दोस्तों नमस्कार। मैं दिग्विजय जीत बहादुर पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस संडे वेबिनार एपिसोड नंबर 26 में। दोस्तों, महत्वपूर्ण सूचना यह है कि यह वेबिनार टेलीविजन प्रसारण की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे देख और सुन सकते हो और मैं भी आपको देख और सुन सकता हूं। दोस्तों, कृपया करके अपने आप को म्यूट रखें और स्पीकर को बोलने दें। अंतिम में आप सभी लोगों को मौका दिया जाएगा बोलने का, और साथ ही साथ किसी प्रकार का भी डिस्टर्बेंस स्क्रीन पे ना लाएं। और तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो लाते हैं आपके होठों पे मुस्कुराहट। आज का होगा सनसनाहट और लाएगा यह वेबिनार सबके चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ साथ और कुछ नया नॉलेज सीखने मिलेगा। तो चलिए बुलाते हैं आने वाले आज के स्पीकर, ऑल द वे फ्रॉम वैजापुर तालुका, संभाजी नगर, मिस्टर संतराम घेर। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिग्विजय जी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम संतराम घेर, तहसील वैजापुर, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र। दोस्तों, हम अभी टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हैं और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो भी हम प्रगति कर चुके हैं, हम एक मॉडर्न लाइफस्टाइल के दायरे में जी रहे हैं। तो इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में कुछ एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, लेकिन बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी आज की डेट में नजर आ रहे हैं। तो जरूरी है आ, प्रकृति की तरफ जाना और उसका जो महत्व है वो समझना, और फाइनली नेचुरल लिविंग या प्राकृतिक जीवन को अपनाना। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि प्राकृतिक जीवन की क्या क्या परिभाषा है और हम कैसा अपना सकते हैं और इसके फायदे क्या है, और हम इस एमसेल के प्लेटफॉर्म पे हम इसको कैसा अपना सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। अगले 20-25 मिनट में इस विषय पे फोकस डालेंगे और उसके बाद एमसेल का अपडेट्स और आपसे चर्चा की जाएगी। जैसा कि आज का विषय है कनेक्ट नेचुरल लिविंग डॉट्स, या प्राकृतिक जीवन के बिंदुओं को जोड़ना। तो उसका बेसिक्स हम देखते हैं कि प्राकृतिक जीवन या नेचुरल लिविंग क्या है। प्रकृति के साथ रहना या प्रकृति के साथ जीवन जीना, यानी मतलब हम खुद को पहचानना या खुद से कनेक्ट होना, और पृथ्वी से या धरा से कनेक्ट होके जो भी वेलनेस है या जीवन की खुशी है उसके बारे में जानना, और उसके साथ रहना वो भी कैसे कि प्रकृति के रिदम के साथ, प्रकृति के साथ तालमेल करके रहना। जिससे क्या होता है, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली हम उसके साथ अगर जुड़ गए तो उसका सब हमारा एनहांसमेंट होता है, पूरा लाइफ का एनहांसमेंट या वृद्धि हो जाती है। तो हमें क्या, कौन से डॉट्स कनेक्ट करने हैं? कनेक्ट द डॉट्स, ये जो सब्जेक्ट दिया है मैंने, हमारे जीवन के अनेक बिंदु है और बहुत सारे बिंदु मिस हो जाते हैं। हमारे पास कई बार संपत्ति होता है, पैसा होता है, या बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन खुद के लिए जीना या हमारे शरीर के लिए जीना या ध्यान देना हम भूल जाते हैं। तो वो सारे बिंदुओं को हमें जोड़ना है, जिससे फाइनल वेलनेस, अल्टीमेट डेस्टिनी जो होती है, जीवन का अंतिम लक्ष्य या वेलनेस, या हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशी आए, वो हम पा सके। तो इस धरा पे रह के या अर्थ पे रह के हमारे खुद के साथ या स्पिरिट के साथ जुड़ के जो वेलनेस कैसा लाया जाए, इसके बारे में हम देखेंगे। तो उसके 5 पिलर क्या है? उसके 5 पिलर है बॉडी, माइंड, फूड, अर्थ और कम्युनिटी। तो उससे रिलेटेड है न्यूट्रिशन एंड डाइट, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप, मेंटल हेल्थ, नेचुरल लाइफस्टाइल। और वेलनेस के जो 5 पिलर है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सोशल और एनवायरमेंटल, जो हम नॉर्मली देखते हैं। अभी एक बदलाव आया है कोरोना के बाद, 2025 के बाद गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि पॉलिसी में कुछ शिफ्ट लाया जाए। जो भी बिजनेसेस है, जो भी लाइफस्टाइल्स है, तो उसमें चेंज लाया जाए, जो कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ चाहिए। जो भी हमारे बिजनेस हो, जो भी हम काम करें, वो सस्टेनेबल चाहिए। उसके तहत पॉलिसी भी गवर्नमेंट की तरफ से बन रही है। प्राइवेट प्लेयर्स भी उनका बहुत बड़ा रोल इसमें निभा रहे हैं। तो उसका एक डॉट है। क्या डॉट है? हम जो भी हमारी किसानी है, खेती पद्धति है, उसमें अनेक पद्धति, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, और ऑर्गेनिक है, प्राकृतिक है, जो भी अलग अलग नाम से है, विषमुक्त खेती है। तो उसमें अगर समझा जाए
तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो भी धरा पे जीव जंतु है उनका बहुत बड़ा रोल है। जैसा ये लेडीबग है, एक मित्र कीटक है जो शत्रु कीटक को खाता है, उसका पर्यावरण प्रकृति के चयन में रहना बहुत जरूरी है। तो ये वेब जो दिखा है कि ये सब वेब को पॉइंट को कनेक्ट करके हमें ऐसा एक वेब बनाना है जो हमारे लाइफस्टाइल को या धरा को एक अच्छाई की तरफ, एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाए। जैसा परमाकल्चर में देखा जाए, परमाकल्चर क्या है, तो परमानेंट एग्रीकल्चर। उसमें बाहर से कोई भी इनपुट्स ज्यादा दिए नहीं जाते, प्रकृति की तरफ से जो भी इनपुट्स है उसको लाया जाता है। तो इसमें शुरुआत के दौर में बहुत बड़ी मेहनत होती है, लेकिन प्रकृति के नियम के साथ अगर करेंगे तो डेफिनेटली प्रकृति एक दिन हमें रिटर्न देगी। तो उसकी टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए तो अलग अलग जोन्स होते हैं जहाँ पे हम रेसिडेंस का होगा या पानी का रीजन का होगा, कौन से पेड़ कहाँ लगाने हैं। अगर दक्षिण से ज्यादा हवा आती है तो उस तरफ बड़े पेड़ होना चाहिए। फिर सभी पेड़ पौधों को हवा मिलनी चाहिए या सनलाइट मिलना चाहिए, ऐसा सब उसका नियम होते हैं। तो वो हमें देख के परमाकल्चर करना है। और ये एक दिन में नहीं करना है या पूरा खेत हमने परमाकल्चर के अंडर ला दिया, ऐसा नहीं है, थोड़ी थोड़ी शुरुआत हमें करना है। उसमें बॉडी वेलनेस डॉट क्या है, हमारे भारत में मतलब पूर्व काल से ही बहुत सारा आयुर्वेदिक या आयुष का जो आयुष इंडस्ट्री है आज, उसका सब नॉलेज है। तो उसमें तुलसी एक पौधा जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है और बहुत बेनिफिशियल है। हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार की एक 8 प्रकार की तुलसी यहाँ पे दिखाई दी है। मिंट तुलसी, वन तुलसी, सिन्नामॉम, कृष्णा तुलसी, लेमन तुलसी। और अलग 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 ये जो तुलसी है उनका उसकी प्रॉपर्टी क्या है, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल है। और फ्री रेडिकल से फाइट करती है ये तुलसी। तो उसका सेवन करना, वो भी सेवन यानी डायरेक्टली चबाना नहीं है, मर्क्यूरी होता है उसमें, उसके भी रूल्स है। उसके हिसाब से रात में तोड़ना नहीं है, वो भी साइंटिफिक है। तो वो सब देख के उसका श्रवण उसका कैसा ले सकते हैं हम, उसको हमें देखना चाहिए। उसके बाद है गिलोय। गिलोय आपको पता है उसको अमृत भी कहा जाता है। और बहुत सारे रेडी प्रिपरेशन में जैसे पतंजलि में हो या हिमालय में हो वो आने लगा है। और खेतों में नीम का पेड़ और नीम के पेड़ पे अगर ये जाता है तो अच्छा माना जाता है। तो वो इम्यूनिटी बूस्टर है। बहुत सारे फीवर वगैरह है और कुछ इन्फेक्शन है, लीवर डिस्फंक्शन है, तो उसमें वो काम आता है। हल्दी आपको सबका पता है, हर एक के लाइफ में ये तो है ही, हर दिन में खाने में जाती है। और उसमें जो एक्टिव कंपाउंड होता है कुर्कुमिन, वो एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल होता है और एंटी इम्प्लेमेटरी होता है, तो जलन को कम करता है। और जो भी जलन है पेशियों का, उसको रिमूव करके बॉडी को सूदिंग करता है। उसके बाद है डेली रूटीन, हम क्या करते हैं। तो डेली रूटीन में हमें बहुत जल्दी सोना चाहिए, 9-10 बजे। और सुबह में ब्रह्म मुहूर्त जो है, जो लगभग पहले तो 3:30 बजे कहा जाता, लेकिन आज का जो ब्रह्म मुहूर्त है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त वही है लेकिन हमारे हिसाब से 4 से 5:30 बजे के बीच में अगर हम उठते हैं तो उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो मैं देखता हूँ राजेश सर का हमारा मैसेज जो है डेली का, वो हमेशा 4, 4:30 के बीच में आता है। तो एक अच्छी आदत है और हर रोज आता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठते हैं हम तो वहां पे क्या होता है कि कामनेस होता है, बहुत हाई सत्व का, मतलब तत्व जो होते हैं बहुत अच्छे सत्व के साथ होते हैं। क्लाइमेट में हाई प्यूरिटी होती है और क्रिएटिव माइंड रहता है। तो इस दौरान उठ उठ के आप कोई भी क्रिएटिव काम कर सकते हो। उसके बाद है योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज। योगा का मीनिंग हमने खाली एक्सरसाइज करके लिया है, तो योग बहुत ही अनलिमिटेड है। लेकिन एक्सरसाइज का ही लिया तो उसमें उसके बहुत सारे बेनिफिट हमें मिल सकते हैं। और डेली एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज की तो उसमें बॉडी फिटनेस में हमें मदद मिलेगी। उसके बाद है हाइड्रेशन। बॉडी में जल का स्तर पर्याप्त होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होता है तो डिहाइड्रेशन या उससे रिलेटेड जो भी बीमारी है वो हमें हो सकती है। उसमें क्या होता है कि अगर हाइड्रेशन अच्छा रहेगा तो जॉइंट्स के लिए अच्छा रहता है, डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है, एनर्जी लेवल अच्छी रहती है और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है हमारी अच्छी रहती है। उसके साथ साथ जो भी लिक्विड कंपोनेंट है, जैसे हमें कुछ काढ़ा लेना है या अल्कलाइजिंग फूड लेना है या हर्बल टी लेना है, ये सब है। और अल्कोहल नहीं लेना है।
अल्कोहल में भी लेता था, मैंने एक दिन सोचा था क्यों नहीं लेते, लेकिन वो एसिडिक होता है। अगर वो अल्कलाइन होता था तो हम सब लेते थे बहुत ज्यादा। तो लेते हैं लोग, वो द्विविधा का विषय है, मतलब डिबेट का विषय है। लेकिन एसिडिक छोड़ के अगर अल्कलाइन होता तो बहुत लोग ले सकते थे उसको, क्योंकि अल्कलाइन का फायदा ज्यादा। डेली रूटीन सूर्य उपासना। तो सूर्य उपासना मतलब ट्रेडिशन के साथ उसे देखा नहीं जाना चाहिए। सूर्य उपासना का एक अलग साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि प्राइम एनर्जी सोर्स हमारा सूर्य है, जिससे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल एनर्जी हमारी बढ़ती है, और हमारी वाइटैलिटी और इम्यूनिटी बढ़ती है, स्ट्रेस हमारा कम हो जाता है। और हर रोज अगर सूरज की तरफ अगर अपने अपने हिसाब से 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कुछ त्राटक लगाते हैं लोग, 1 घंटा भी लगाते हैं, वो अगर किया तो आई साइट भी आपकी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है। ये है सूरज का महत्व, उसको ट्रेडिशंस के साथ न जोड़ा जाए। माइंड एंड स्पिरिट डॉट्स। हमें सबको पता है कि हमारे बॉडी में 7 चक्र होता है। अगर हम इस पे एक्सरसाइज करें कंट्रोल वे में, जो उसके जो भी रूल्स है उसके हिसाब से, जो भी एक एक चक्र अगर जागृत होता है या एक्टिवेट होता है, तो हमें जो बॉडी या माइंड या स्पिरिचुअल बेनिफिट होना है वो चालू हो जाते हैं। तो इसके साथ भी बहुत सारे सुपरस्टिशंस है, लेकिन जो जानते हैं वो सब करते भी है और उसका बेनिफिट भी लेते हैं। उसके बाद है ब्रेन वेव्स। आ, हमारा ब्रेन का जो वेव्स होता है, मतलब इसका एनालॉजी अगर समझे, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्स होता है, मतलब 50 बार जाती है और आती है। अल्टरनेट एसी करंट में, डायरेक्ट करंट में वो डायरेक्ट वोल्टेज रहता है। जैसे 250 वोल्ट रहा, अगर उसको कोई चिपका तो पूरा भस्म हो जाता है, लेकिन एसी को अगर चिपका तो वो छोड़ भी देता है बीच में। तो उसी तरह हमारी ब्रेन की कुछ वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। नॉर्मल लाइफ में सबसे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि हम बहुत सोचते रहते हैं, एक ही टाइम हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं। तब जो फ्रीक्वेंसी होती है 12 to 30 हर्ट्स होती है। लेकिन हम अल्फा, उसको बीटा वेव कहा जाता है। उसके बाद थोड़ा हम मेडिटेशन करते हैं या कुछ शांति से बैठते हैं तो अल्फा फ्रीक्वेंसी की वेव चली आती है, उसमें 8 से 12 हर्ट्ज वाली होती है। स्लीप में जब होते हैं तब डेल्टा वेव्स होती है 4 to 6 हर्ट्ज। सबसे इंपॉर्टेंट है थीटा वेव्स। थीटा वेव्स डीप मेडिटेशन वाली होती है। उसमें थीटा वेव्स में हमें क्रिएटिविटी मिलेंगी, डे ड्रीमिंग हम कर सकते हैं, पैरानॉर्मल फिनोमेना, मतलब आउट ऑफ द बॉडी जाके भी कुछ लोग आते हैं, बहुत ही योगी वगैरह होते हैं, वो थीटा वेव का यूज करके वो जाते हैं। ऐसा एक, मतलब ये साइंस है, ये सुपरस्टिशन कोई नहीं। बीटा वेव्स, अल्फा वेव्स, जो हमने मतलब बीटा वेव नॉर्मल वाला है, अल्फा वेव्स नॉर्मल हिप्नोसिस या मेडिटेशन वाला है, लेकिन थीटा वेव्स डीप मेडिटेशन और आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस वाला है। और डेल्टा वेव्स जब हम स्लीप में होते हैं तब का होता है। तो ये वेव्स के बारे में हमने समझा। तो ये मेडिटेशन जब हम करते हैं तो इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, हम थोड़ा सा वेटलेसनेस और लाइटनेस फील करते हैं, मतलब हमारी नींद हो गई 4-5 घंटे की अगर अच्छा मेडिटेशन करते हैं तो ऐसा लगता है। और स्मूथनेस और रफनेस जो है मसल का, वो आता है, मतलब रफनेस कम होके स्मूथनेस आता है मसल में। विजन्स और ड्रीम्स, मतलब हमारी जो विजन है सोचने की, मतलब हम जो ड्रीम्स देखते हैं या विजनरी जो हमारा ये है, क्लैरिटी आती है उसमें, फ्रेशनेस फील होता है। और क्या बोलते हैं कि ब्लिस ऑफ द गुड ड्रीम, मतलब अच्छे सपने आते हैं या हम अच्छा सोचने लगते हैं। लॉन्ग टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, हेल्दियर हम हो जाते हैं, बॉडी हेल्दियर बनती है, मेमोरी और कंसंट्रेशन हमारा बढ़ता है, और पर्सनालिटी में हमारा इंप्रूवमेंट होता है, मतलब हम मोर टॉलरेंट बन जाते हैं, मूड स्विंग नहीं होता है हमारा, और हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम टैकल कर सकते हैं। हमें पता है कि साइंस जहाँ खत्म होता है वहां स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। तो स्पिरिचुअलिटी भी एक साइंस है, और ये साइंस अगर समझना है तो स्पिरिचुअलिटी को जानना जरूरी है, क्योंकि ये साइंस साइंस का ये रिक्वायरमेंट है जो हमको डिवाइनिटी की तरफ लेके जाता है। लेकिन वो रिफाइनमेंट आने के लिए आपको जो भी उसके वे आउट्स है, जो मेडिटेशन है या उसके जो रूल्स रेगुलेशन है, वो समझना पड़ेगा, तभी हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं। तो
उसमें जो मैंने जैसे कहा रूल्स, उसमें जो क्वालिटीज है डिवाइन बीइंग की, वो हमें आना जरूरी है। तो वो आने के बाद, वो सब प्रैक्टिस करने के बाद पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट होके हम स्पिरिचुअलिटी के तरफ बढ़ सकते हैं। हमारे जो पुराने साइंटिस्ट थे वो कौन थे? ये ऋषि मुनि तो थे। आज हम देखते हैं दुनिया भर में बहुत सारे साइंटिस्ट पेटेंट लेते हैं या नए नए शोध लगाते हैं। तो ये साइंटिस्ट ही ऐसे थे कि वो खुद अपने बॉडी पे ही प्रयोग करते थे। जैसे आज के दिन में गिनी पिग या जो चूहे के ऊपर प्रयोग करते हैं, लेकिन ये साइंटिस्ट तो ऐसे थे, खुद के बॉडी पे ही प्रयोग करके अलग अलग शोध या डिस्कवरी करते थे। तो अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी क्या है? तो साइंस ऑफ हायर कॉन्शियसनेस है, जहाँ पे इमोशन और सेंटिमेंट्स को साइंस जैसी एबीसीडी की जरूरत नहीं पड़ती। साइंस अगर एबीसीडी है, नॉर्मल एबीसीडी है, तो स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा लिटरेचर है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस एक ऐसा प्रैक्टिस है कि जहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हो, टू बी इन प्रेजेंट, आप जहाँ भी जो भी कर रहे हो, वैसा आप अभी इस वेबिनार में हो, तो आप यहाँ पे प्रेजेंट हो, या बाकी कुछ नहीं सोच रहे हो, या इसके बारे में जो भी है कहा जा रहा है वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में आप सोचोगे। ना कि हमारा फंडिंग कब आएगा, ये क्या हो गया, फंस गए, ये वगैरह, ये नहीं सोचोगे। टू बी इन प्रेजेंट, इसको कहते हैं माइंडफुलनेस। तो जरूरी क्यों है कि हमारा थॉट्स और फीलिंग्स जो है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, बेटर डिसीजन ले सकते हैं। और हमारी जो इमोशंस है उनको लेके हम लाइफ में फुली तरह एंगेज हो सकते हैं। उसके बेनिफिट क्या है? स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी कम हो जाती है हमारी। हमारी जो एडिक्टिव बिहेवियर से, मतलब कुछ काम के प्रति समर्पण है, वो बढ़ जाता है। फोकस बढ़ जाता है। इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस है वो हमारा बढ़ जाता है। इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और मेमोरी का परफॉर्मेंस और ओवरऑल जो हमारा परफॉर्मेंस है, माइंडफुलनेस की वजह से बढ़ जाता है। इसलिए वो जरूरी है, और हमें हर रोज के थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से हम इसमें आगे जा सकते हैं। उसमें कुछ प्रैक्टिकल टेस्टिमोनीज है, मतलब माइंड बॉडी स्पिरिट्स का जो कॉम्बिनेशन है, या वेलनेस बोल सकते हैं। हर बहुत सारी जगह में भारत में वेलनेस सेंटर है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये वेलनेस सेंटर पे जाओ या इनका बिजनेस का एक पार्ट बनो। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या है आप समझो। और उसी तरह हमारे एमसेल प्लेटफॉर्म में हम हमारे तहसील में या हमारे लोकेशंस में इसी तरह का रिपीटेशन करके हम क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए या बिजनेस के लिए, वो भी सोचना हमें जरूरी है। बेंगलुरु में एक सौख्य होलिस्टिक हेयर से हेल्थ सेंटर है, जो कि उसको अवार्ड भी मिले हैं बहुत सारे, जो होलिस्टिक हेल्थ पे काम करता है। और फॉरेन से भी जो भी प्रिंसेस वगैरह है वो सेंटर में आके गए हैं, क्योंकि उसकी ख्याति बहुत अच्छी है। उसके बाद एक केरला में सोमाथिरम आयुर्वेदा रिजॉर्ट, ये भी बहुत नामांकित है। यहाँ पे पूरा जो वेलनेस है, पूरा आयुर्वेदा बेस्ड वेलनेस है। बॉडी माइंड और सोल को जो भी ट्रीटमेंट चाहिए वो यहाँ मिलती है योगा मेडिटेशन के तहत। ये भी एक अच्छा सेंटर है। डेफिनेटली ये सेंटर महंगे हैं, लेकिन इनकी ट्रीटमेंट या जो भी यहाँ पे वेलनेस मिलती है वो बहुत ही हाई लेवल की है। तो हमें ये देखना है कि हमारे यहाँ पे सेम लेवल की ट्रीटमेंट या वेलनेस हम अफोर्डेबल प्राइस में हम कैसे दे सकते हैं लार्ज स्केल पे। इसलिए हमें यह सोचना जरूरी है। अहमदाबाद मेहसाना एक्सप्रेसवे पे निम्बा नेचर क्योर सेंटर है। वहाँ पे पूरा मॉडर्न टेक्निक्स और पुराने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, इसका कॉम्बिनेशन करके ट्रीटमेंट दी जाती है। उसके बाद है हिमालयाज में, ऋषिकेश के पास ये सेंटर है, आनंदा इन हिमालयाज। तो वो भी बहुत अवार्डेड सेंटर है। वर्ल्ड का कुछ कंडे नास्ट ट्रैवलर रीडर अवार्ड उसको मिला है 2019 में। और यहाँ पे 80 डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थेरेपीज की जाती है, जो उसका लाभ ट्रैवलर्स और यहाँ पे जो आने वाले जो भी पार्टिसिपेंट है वो उठा सकते हैं। उसके बाद है नरिशमेंट, हमारे बॉडी को जो भी नरिशमेंट लगता है। तो लोकल जो फूड्स है, जैसे मैंने लास्ट वेबिनार में भी कहा था, रीजनल सीजनल और ओरिजिनल। हमारे
लोकेशन में जो भी है, तो वो हमें रेगुलरली खाना भी चाहिए और प्रिजर्व भी करना चाहिए। तो आप तो जानते हैं कि डिहाइड्रेशन ये जो टेक्निक है, हम सुखा के, सब्जियां हो या फ्रूट्स हो, उसको सुखा के साल भर में यूज कर सकते हैं। और हमारी जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, मिनरल, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, वो पूरा कर सकते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि डाइजेशन अच्छा होता है, एनर्जी बूस्टिंग अच्छी होती है, और जो भी हमें बॉडी को कंपाउंड चाहिए रहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी, वो मिलते हैं और हमारा हेल्थ सुधरता है। तो इसीलिए जरूरी है कि हमारा रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल हम प्रिजर्व करके उसे रखें और हमारे डाइट में लाएं। उसके बाद आज ये भी ट्रेंड चल रहा है कि जो भी वेजीज है या फ्रूट्स है, उसकी पाउडर बना के उसके जूसेस लिया जाए या करी बनाया जाए, जो कि फाइबर रिच होती है, मिनरल रिच होती है, हमारी कैलोरीफिक वैल्यू जो है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करती है। जो भी हम टोमेटोज, कैरेट्स, ओनियंस और पेपर जो भी हम सुखाते हैं और पाउडर फॉर्म में लाते हैं, तो इसका बेनिफिट ये होता है। उसके बाद है हमारे जो फूड्स है, उसको हम नेचुरल तरीके से कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। हमने पहले भी देखा है कि हमारे पुराने जो लोग हैं, हमारे एंसेस्टर्स, तो फूड्स को प्रिजर्व करते थे। जैसे अचार वगैरह भी हमने देखा है, तो उसमें शुगर या सॉल्ट की कोटिंग, जैसे बहुत सारे शुगर कोटेड या शुगर से मिक्स किए हुए पदार्थ होते हैं, जो हम प्रिजर्व कर सकते हैं। सॉल्ट में जो अचार वगैरह जो भी है, उसको बैक्टीरिया से प्रिवेंट करने के लिए हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद है पिकलिंग एंड एसिडिफिकेशन। जो एसिडिफिकेशन और पिकलिंग है, वो बैक्टीरिया को नहीं आने देता है। पीएच लेवल जो होती है, वो माइक्रोवेल एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। जैसे हम घर में कांजी भी बनाते हैं बीटरूट से वगैरह, और हमारे जो मोहरी या क्या बोलते हैं उसको, सरसों के से, तो वो एसिडिफिकेशन और पिकलिंग के अंडर आता है। तो वो हम बना सकते हैं और फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद है फर्मेंटेशन, जिसमें हमारे लिकर्स भी आते हैं, या वाइन्स भी आते हैं। फिर एंजाइम्स आते हैं। और एंजाइम्स, अगर बोलूँ तो एंजाइम्स हमारे लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा बून है। हम पूरे वेजिटेबल के एंजाइम बना सकते हैं, फ्रूट के एंजाइम्स बना सकते हैं, और हमें बनाना चाहिए। उसके बेनिफिट बहुत बड़े लेवल पे है, क्योंकि वो शुगर को कन्वर्ट करता है। और यूजफुल जो अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड है, वो हमारे बॉडी के लिए फायदेकारी होता है। तो इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है इसके। तो वो हमें एंजाइम्स जरूर बनाने चाहिए। उसके बाद है टेम्परेचर कंट्रोल। तो फ्रिज, रेफ्रिजरेशन तो हमारे हर घर में है ही। उसके बाद है चिलिंग, फ्रीजिंग और डीप फ्रीजिंग वगैरह। ये भी टेक्निक अलग अलग लेवल पे इंडस्ट्री में या घर में हम यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से, ये तो मॉडर्न टेक्निक है, लेकिन फिर भी हम इसमें भी नेचुरल फ्रिज भी आता है, जो बहुत सारे जगह पे, राजस्थान वाली कंपनी पूना में बहुत सारा मिट्टी वाला फ्रिज बेचती है। तो ये भी हम कर सकते हैं। उसके बाद है, जैसे मैंने बोला कि रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल जो भी अ, है, सीजन वाइज समर में हमें क्या खाना चाहिए। तो समर वाले में लाइट मील चाहिए, हाइड्रेशन ज्यादा चाहिए, और डाइजेशन उसका, जो मतलब धूप का जो मार है वो सहने वाले सब चीजें चाहिए। जैसे अमरस पूरी है, कैरी की दाल और राइस है, कैरी की भाजी है, और जो भी अ, वरण भात, घी या कोशिम्बीर है ज्यादा से ज्यादा, या छाछ होता है, वो हमें लेना चाहिए। उसके बाद है मानसून वाले फूड्स। मानसून में जून टू सितंबर बारिश होता है। पिटला, भाकरी, ठेचा, ये आप महाराष्ट्रियन फूड के बारे में यहाँ पे दिया है। दूसरे राज्य में अलग अलग हो सकता है, उनके मानसून के, उनके सीजन के हिसाब से। मानसून में आलू वड़ी है, हॉट मिसल पाव है, और साबूदाना खिचड़ी है मानसून के लिए। विंटर के लिए क्या, थोड़ा सा गर्म वाला खाना चाहिए, तो थाली पीठ, कर्ड, फिर वांगे का भरीत और बाजरे की भाकरी, फिर वेजिटेबल्स लीफी, और कुछ हेल्दी स्नैक्स, जैसे तिल वड़ी होती है, कुछ लड्डू होते हैं, जो हमारे इधर लड्डू बनाए जाते हैं खास करके विंटर में। ये हो गया नरिशमेंट के हिसाब से। दूसरा डॉट हो गया नरिशमेंट के हिसाब से, बॉडी, माइंड और सोल के, स्पिरिट के हिसाब से। पहला डॉट हमने दो तीन डॉट देख लिए, नरिशमेंट का डॉट डॉट देख लिया। ये अर्थ स्टीवर्डशिप,
मतलब पृथ्वी की मालकी, मतलब मालक तो नहीं है, लेकिन हमें संभालने के लिए जो भी दिया है उसकी रखवाली करना हमें बहुत जरूरी है। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप नए बन रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप्स। तो उसमें अलग अलग स्टार्टअप है जो क्या काम कर रहे हैं ये हम देखते हैं। डेल्टोरा बायोपॉलिमर्स नाम का एक स्टार्टअप है। वो ऐसे पैकेजिंग बनाता है कि जो कंपोस्ट हो जाए। अलग अलग तरह की पैकेजिंग होती है जो जल्दी 6 महीने के अंदर अगर जमीन में डाल दे तो वो कंपोस्टेबल पैकेजिंग होती है। तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट को कोई खतरा नहीं होता है। ट्रैशकॉन नाम का एक कंपनी है जो जो भी म्युनिसिपल वेस्ट है उसको सब प्रोसेस करती है, अलग अलग सेग्रीगेशन करती है, और ऐसे बिल्डिंग मटेरियल बनाती है कि जो बिल्डिंग में लग जाए, काम आ जाए, और कहीं पे भी वेस्ट जो है या पोल्यूशन का फैलाव ना हो सके। तीसरा है फूल नाम की कंपनी। तो फूल, हम अलग अलग मंदिरों में फूल का व्यवसाय हमारे कंट्री में बहुत बड़ा है और ये भी बहुत अच्छा सेक्टर है, हमें जरूर इसमें देखना चाहिए। उसमें दो टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक्स जो बोलते हैं हम, वो तो वो बनाते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है ये वेगन लेदर। हम पाकिट या जो भी पर्सेस वगैरह होती है वो लेदर वाली होती है या प्लास्टिक वाली होती है, रेक्सिन वाली होती है। तो डेफिनेटली ये सोर्स जो होता है इसका वो पेट्रोलियम बेस होता है, लेकिन अगर फूल से बन रहा है, बायो मटेरियल से अगर बन रहा है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। इसका मैंने देखा है कि सेवर में एक इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल, वो भी एक जैसे साबर जैसा प्लांट होता है, तो उस पे काम करती है, और पुणे में भी उनकी एक ब्रांच है। तो वो वेगन उसी से पल्प निकाल के वो वेगन लेदर बनाती है। तो ये भी टेक्नोलॉजी हमारे एमसेल प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रेजिलियंस एंड बायोडाइवर्सिटी। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भारतीय मूल की इंडिजिनियस, मतलब स्थानीय, इंडिजिनियस मतलब इंडियन नहीं, इंडिजिनियस का मतलब है स्थानीय, और नेटिव प्लांट्स हमारे चाहिए। जिसका आजकल तो इसका कार्बन क्रेडिट भी हमें मिलने की शुरुआत हो गई है, मतलब कार्बन क्रेडिट के लिए बेनिफिट हुआ है। आज आज ही मैंने एक दोस्त से बात किया कि इस पे फ्रूट वाले पे भी कार्बन क्रेडिट बहुत अच्छी तरह मिलता है, बायोडायवर्सिटी में भी फायदा होता है। सोपनट, सोपनट में भी आ रहा है, सोपनट एक कंपनी लेके आ रही है कि उसका भी कार्बन क्रेडिट मिले। तो डेफिनेटली हमारे डिटर्जेंट इंडस्ट्री के लिए ये जो सब सोपनट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका कार्बन क्रेडिट में हमें फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन हमारे इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए ये बहुत जरूरी है। तीसरा है कि टूरिज्म के एंगल से अगर देखे जाए तो हाँ, हमारा टूरिज्म ऐसा हो जाए, ऐसा रहना चाहिए कि वहां जाके हम उसको खराब ना करें, हम जाके उसका प्रिजर्वेशन करें और उसको सुधार लाए। इस तरह का हमें टूरिज्म को बढ़ावा देना पड़ेगा। और एग्रो टूरिज्म आपको सबको ही पता है, अलग अलग जगह पे आप देखते हो एग्रो टूरिज्म, जहाँ पे टूरिज्म या एंजॉयमेंट या जॉय का तो होता है, खाने पीने का भी होता है, लेकिन वहाँ के कम्युनिटी या फार्मर्स को इनकम भी मिलता है। और अगर वहाँ के जो पार्टिसिपेंट है वो इसमें एनवायरमेंटल जो भी एक्टिविटी करते हैं तो उसका डेफिनेटली वहाँ पे बेनिफिट होगा ही होगा। उसके साथ कम्युनिटी लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, तो कम्युनिटी लेवल पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। मध्य प्रदेश में एक कम्युनिटी है, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में एक कम्युनिटी है, उसका नाम है आर्यन अरयानी, आर्यन अरानियानी। तो सातपुरा टाइगर फॉरेस्ट के बाजू में एक गांव है, वहां पे उन्होंने फूड फॉरेस्ट बनाया है। सब लोग मिलके अलग अलग टाइप के फ्रूट्स, मतलब 100 प्लस 170 टाइप्स के उनके फ्रूट्स के पेड़ है, इंडियन फ्रूट्स, भारतीय मूल के। और 1200 प्लस एकड़ में उनका ये फैला हुआ है फूड फॉरेस्ट। और उनका एक रेस्टोरेंट भी है जो कॉर्नर में दिख रहा है। तो वहां पे आने वाले जो पर्यटक है उनको रेस्टोरेंट में नेचुरली खिलाते हो। और ये सब कोऑपरेटिव लेवल पे होता है, फार्मर सब इसको एक साथ करते हैं। तो ये क्यों हुआ है कि उन्होंने सब डॉट्स को कनेक्ट किया है और एक साथ आके प्रकृति को भी सुधार रहे हैं और मानवीय जीवन को भी सुधार रहे हैं लोग। दूसरा है नागालैंड में खोनोमा नाम का एक विलेज है। वो इको टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं, और सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करते हैं। और हंटिंग जो होता है वहां पे पहले शिकार करते थे, उन्होंने वो बैन कर दिया है। तो एक कोऑपरेटिव मॉडल है किसानों का। ये एक मतलब सोचने लायक है, स्टडी करने लायक है। तीसरा है द टिम्बकू कलेक्टिव। ये आंध्र प्रदेश वाला मॉडल है जिसमें 39,000 फैमिलीज
जिन्होंने ऑर्गेनिक रीजनरेटिव फार्मिंग को अडेप्ट किया है। और मुझे तो लगता है ये एमसीएल जैसा ही मॉडल है, एक साथ मीटिंग करते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो ये स्टडी करने लायक है हमारे लिए डेफिनेटली। और उन्होंने नॉन केमिकल बेस फार्मिंग को बढ़ावा दिया है, मिलेट्स उनके पास है, और माइक्रो फाइनेंस भी उन्होंने लाया है अपने किसानों के लिए। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोऑपरेटिव मॉडल ये है, जो कम्युनिटी डॉट्स को जोड़ता है। अलग अलग जो कम्युनिटी में जो अलग अलग लोग हैं, मतलब खाली किसान को ही नहीं जोड़ते, उनके माध्यम से जो भी वहां पे लोग आते, डेफिनेटली उनके हेल्थ को, उनके उनको जो फूड दे रहे हैं और उनका लाइफ को चेंज करके वो नेचर से कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद है हमें एक्शन क्या लेना चाहिए। हमारे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, हमारे क्रिएटिविटी से हमें कुछ बिल्टअप करना है, हमारे लोगों को हमें ट्रेनिंग देना है और इसी के तहत आगे जाना है। तो हमें क्या करना है, ये डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स हमने ऑलरेडी देखी है कि हमारे इको फ्रेंडली जो भी गैजेट्स है हमें यूज करना है, जीरो वेस्ट तहसील डेवलप करना है, हमारे लोकेलिटी को सफिशिएंट वाटर के लिए या वाटर पानी का संवर्धन करना है, और क्लीन रिवर्स और लेक्स हमें बनाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी खुद की बनानी है, और सुजलाम सुफलाम जो किंगडम का सपना हमें देख के कैसे देखना है, तो रॉन्ग विथ राइट रिप्लेस करके ऐसा काम करना है कि जब तक हम अचीव न कर पाए ये मूवमेंट चला के रखना है। तो इसका कंक्लूजन क्या है, तो हमारे ये सभी डॉट्स है हमें कनेक्ट करने हैं, बॉडी माइंड फूड अर्थ और कम्युनिटी, जो हमें ग्रीन सोच की तरफ लेके जाते हैं। और हम हमेशा सोचते हैं कि मेरी संपत्ति, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरे ये वो, तो ऐसा कभी नहीं होता है। इस पृथ्वी पे धरा पे आए हो तो इंटरडिपेंडेंट आपको रहना ही पड़ेगा, एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट होना ही पड़ेगा, कम्युनिटी के साथ जाना ही पड़ेगा, और इंटरकनेक्टेडनेस है तभी वो एरिया में खुशहाली आ सकती है। आइसोलेशन में आपको खुशहाली कभी नहीं मिलेगी। यही इसका मीनिंग है इंटरकनेक्टेड डॉट्स का। तो हमें कॉन्शियस एक समाज को बिल्ड करना है, क्रिएटिव अवेयरनेस उनमें लाना है, कॉन्शियस अवेयरनेस उसमें लाना है। और इसी तरह नेचुरल लिविंग जो भी है हमारा 5 मिशन मिशन सेंटर के तहत हम इसको बढ़ावा देंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आज का जो विषय पे थोड़ा सा एक 10-5% या 2-3% मैंने प्रकाश डाला है, वो आपको जरूर समझ में आया होगा, और एमसेल प्लेटफॉर्म में इसी सोच को हम आगे लेके जाएंगे और काम करेंगे। तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है यहीं पे खत्म करता हूँ और आगे बढ़ते अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। तो मैं इनवाइट करूंगा आदरणीय श्री सतीश खोड़वे जी को कि वो 2 शब्द बोले। सतीश जी। दिग्विजय जी, ये सतीश जी देर। नहीं नहीं, सतीश जी नहीं है। ठीक है। अ, हमारे लीडर मार्गदर्शक राजेश जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द बोलिए। थैंक यू संतराम जी। और आज का सेशन जैसे है, जैसे एक मुंबई की अगर बात करूं, तो यहाँ जो बिल्डिंगें होती हैं जो है ना, तो 150 रुपया 200 रुपया जो है ना, वो फ्लोर राइजिंग लेती हैं। जो 50वें MLA 60वें MLA जब रहता है ना, तो कहीं ना कहीं उसको वैल्यू ज्यादा चुकानी पड़ती है। पर स्क्वायर फुट लोग 150 200 रुपया स्क्वायर फुट ज्यादा देते हैं। कहीं ना कहीं प्रकृति या जमीन, जो ग्रेविटी जिसको बोलते हैं ना, अगर जो है ना उसके टच अगर है आपका, पैर जो है ना जो जमीन पे है, तो कहीं ना कहीं जो है आप कहीं ना कहीं स्वस्थ रहेंगे, प्रकृति के नजदीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो प्रकृति से दूर जाना चाहते हैं। तो जरूरत है वो डॉट्स को मिलाने की। और जो जमीन पे रहते हैं, और तो कहीं ना कहीं वो जो है ना, गिरने का डर नहीं रहेगा, प्रकृति के नजदीक रहेंगे। और खास करके अब जो है ना 5 डॉट्स की जो अंतिम में जो आपने बात की, कि इससे बॉडी है, सोल है, और कम्युनिटी है। तो सभी चीजों को अगर जोड़ने का हम काम करेंगे प्रकृति के साथ, तो जो कहीं ना कहीं हम जो सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। और एमसीएल यही काम करने जा रहे हैं। और आपने बहुत बेहतर बताया, बहुत सरल भाषा में बताया, और बहुत ही अच्छा था। कि देखो, ये सब सीखने के लिए मिलता है। कि आदमी अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो बड़े बड़े जो मिशन लेके क्या फायदा। तो आदमी को सबसे पहले स्वस्थ रहना चाहिए। तो सबसे पहले सवेरे जल्दी उठना जरूरी है, कि सूरज उगते हुए जो है आपको देखना है। तो सवेरे जल्दी उठना जरूरी है, अपने माइंड को जो है ना अच्छी तरह रखने के लिए, बॉडी को अच्छी तरह रखने के लिए। और उसके बाद जो है ना कम्युनिटी, या हमारा जो है ना ये धरातल है,
तो इसके ऊपर हम जो खेती करेंगे तो जो है ना, जो आपने एक वर्ड यूज किया ना कि वो परमानेंट जो है ना आपका, फिर से शब्द में भूल गया, कि वो जो बहुत ही अच्छा था कि भाई नेचुरल तरीके से खेती कैसे करते थे पहले के जमाने में। हम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की बात करते थे, तो नेचुरल फार्मिंग कैसे होता है, तो वो परमानेंट जो है ना एग्री, परमाकल्चर। परमानेंट, परमाकल्चर। पर्मा कल्चर, यस यस, पर्मा कल्चर। तो पर्मा कल्चर कल्चर के माध्यम से हम कैसे जो है ना प्रॉपर जो है ना हम उससे जुड़ सकते हैं। तो ये सभी डॉट्स को अगर जोड़ते हैं तो 100% जो हम सस्टेनेबल की बात करते हैं तो वही सस्टेनेबल है। और उसी चीज को आगे ले चल के हम किसानों को जोड़ते हुए, जैसे आपने अलग अलग उदाहरण दिए, आपने लगभग राजस्थान से लेके जो है ना आंध्र प्रदेश तक भी जो बातें की, ये काम ही तो हम करने जा रहे हैं। और सबको जोड़ेंगे तो 100% जो तेजी से आगे बढ़ेंगे। आज मेरे पास लगभग 150 से 200 लोगों के, अलग अलग लोगों के प्रोजेक्ट्स आए हैं, सो कॉल्ड जो हमारे साथ थे, जो सो कॉल्ड हमारे साथ नहीं थे, अब उनको भी विश्वास है कि एमसीएल सस्टेनेबल की तरफ बढ़ रहा है, फंड्स आ चुके हैं। और डॉक्टर श्याम गुल्लप ने कहा है विद इन कंट्रोल, समय हमें जो दिया है समय के पहले हम इस चीज को पूरा करेंगे। और समयबद्ध तरीके से जो है ना फंडिंग को करते हुए हमारे जो ड्यूज हैं, जो कुछ नाराजगी रुपए उनको रिफंड्स हैं, या प्रोजेक्ट पे काम हम तेजी से काम करेंगे तो 100% जो सस्टेनेबिलिटी वाली बात जो है वो। और मेरा एक इरादा है कि अपने गांव को भी मैं ऐसे डेवलप करूं, जैसे आपने पिक्चर में दिखाना बड़ा अच्छा लग रहा था, एग्रो टूरिज्म। तो मेरे भदोही में सब लोग आए, हर वो चीज देखें जो सभी डॉट्स को मिलाते हुए मैं कंप्लीट करूं। इसके लिए मेहनत लगेगा, समय लगेगा, लेकिन वो समय जल्दी ही आएगा। और इस समय जो आएगा वो एमसीएल के माध्यम से आएगा। थैंक यू वेरी मच। एमसीएल तैयार है, आप सभी लोग तैयार हैं, प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान दें और किसी की तरफ नहीं ध्यान दें। और सभी लोग, मुझे अच्छा लग रहा है कि ये जो 4-5 दिन का दिन बीता है, सभी लोग उसी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास करके तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम साथ में मिलकर बिजनेस को डेवलप करें और भारत को, ये जो है ना ये सस्टेनेबल चीजों के अंदर जो आपके डॉट्स हैं, इसको आगे लेके चले। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, आपके दो शब्द के लिए। आदरणीय गणेश तरे सर भी यहाँ पे है। गणेश तरे सर, दो शब्द बोलिए। सबको मेरा नमस्कार। यस सर, यस सर। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज भी है और आप बहुत अच्छे भी दिख रहे हो सर। हम्म। हम्म। मैं, क्या हो गया? यस यस, आवाज आ रही है सर, बोलिए। क्लियर है। ये डबल हो गया। नहीं नहीं, ओके दिख रहा है। ठीक है। मैं अभी सबको इतना ही कहूंगा कि आज जो शांताराम घेर सर ने जो अभी मीटिंग में ये जो पूरा सस्टेनेबल के बारे में बताया, तो जो मिशन विजन श्याम सर ने हमको बताया पहले दिन से, आज हम उसी के ऊपर ही सब लोग काम कर रहे हैं। और जो जो मतलब आज सही मायने में सस्टेनेबल क्या होता है, हम लोग आज तक देख रहे हैं, खाली सुन रहे थे। लेकिन अभी जो 5 साल से 6 साल से हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं एमसीएल में, ग्रास रूट पे हर एक तहसील में हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो मिशन विजन है श्याम सर ने बताया था, उसके माध्यम से हम हर एक तहसील में 15,000, 16,000, 10,000 ऐसे जो किसान भाइयों को हम लोगों ने अपने साथ ज्वाइन किया है। आवाज आ रही है ना सर? यस सर, यस सर, क्लियर आ रही। तो ये जो ज्वाइन करने के बाद में जो प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है, आज पूरी दुनिया में जो 40 लाख किसानों का संगठन, मतलब भारत में तो है ही, लेकिन पूरे दुनिया में भी इतना बड़ा संगठन किसका नहीं होगा जितना बड़ा अपने एमसीएल परिवार का है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो डॉक्टर श्याम सर ने हमको मार्गदर्शन करके एमसीएल मिशन विजन 5 सेशन, ये जो सब बातें बताई है आज तक, हर इसमें हर फ्राइडे सेमिनार में, वेबिनार में हम लोग को हर एक पहलू सिखाते हैं सर। मतलब ग्राउंड से लेके कारपोरेट तो कारपोरेट तक सब बातें सर हमको सिखाते हैं। तो ये जो बातें हैं, हम लोग अभी इतनी कठिनाई में भी सब हम लोग सुन ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जल्दी ही, मतलब 10 फरवरी तक या ये महीने के अंदर पूरा अपना एमसीएल का काम होने वाला है। तो ऐसे समय में हम लोग
ऐसे कठिन समय में सब लोग साथ में थे और आज भी है और ऐसे ही रहेंगे। और ये जो अभी प्लान बता रहे हैं हमको, एमएसपी का रहेगा, ये रहेगा, हम लोग कर रहे हैं सब। मतलब देख रहे हैं हर एक अपना अपना तहसील में, हर एक तहसील की एक अलग अलग विविधता है, हर एक कल्चर उधर का अलग है, हर एक इसमें फ्रूट रहेगा या कोई धान्य रहेगा, हर एक स्टेट में या राज्य में या तहसील में अलग अलग चीजें मिलती है हमें। तो ये सब एमसीएल के प्लेटफॉर्म में एकत्रित होके पूरे भारत भर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब ये जो एमसीएल ने, श्याम सर ने जो हमको प्लेटफॉर्म दिया है आज, ये इतना बड़ा है, हमारे सोच के बाहर है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते। आज अगर एक भी चीज हमारी मार्केट में आती है तो वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक सेकंड में फैल जाएगी और उसका मार्केटिंग करने का भी जरूरत नहीं लगेगा अपने को, क्योंकि इतना बड़ा एमसीएल परिवार अपना है जो हमें अपने हर एक राज्य का, हर एक तहसील का जो भी प्रोडक्ट है, हम अपने एमसीएल परिवार के जो किसान भाई, जो पूरे जो जो जिनको कभी वो चीज देखी नहीं रही, वो हम उनके साथ शेयर कर सकते। मतलब पूरा उसका जो केंद्र बिंदु रहेगा वो रहेगा एमसीएल। तो सही मायने में डॉक्टर श्याम सर ने जो अपना एमसीएल का जो पूरा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो अपना प्रोग्राम बना है एमसीएल का, जो मिशन विजन के माध्यम से और पूरा स्ट्रक्चर बना है, तो वो इतना जबरदस्त है कि उसको कोई बीट नहीं कर सकता। और सही मायने में मैं डॉक्टर श्याम सर रहेंगे एमसीएल परिवार का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे परिवार में हमारे हमारे जैसे किसान के लड़के को इधर काम करने की और कोई जिम्मेदारियां निभाने की हमें यहाँ पे, मतलब अभी मेरे कुछ शब्द नहीं आ रहे हो, ऐसी जिम्मेदारी हमारे पास दी सर ने कि ये हमारे मतलब एक भारत माता का जो कर्ज है अपने ऊपर, या देश का या अपने राज्य का, अपने गांव का एक कर्ज अपने को मुक्त करना है। ऐसे ऐसे कार्य के लिए हम सबको तैयार किया है। अभी हम देखिए, पहले से हम लोग देखते हैं, बचपन से सुनते आए अपने को, हर एक को मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, गांव का ऋण है और राज्य का है, अपने समाज प्रति है या देश का। तो हम लोग आज तक खाली अपने माँ बाप की सेवा करके अपना एक मातृ ऋण और पितृ ऋण हम कर रहे थे, अपने घर का खाली कर रहे थे। परंतु एमसीएल के माध्यम से हम लोग अभी ये जो पूरा मतलब मातृ ऋण रहेगा, पितृ ऋण रहेगा, गांव का रहेगा, समाज का या तहसील का या राज्य का या देश का, ये ऋण हम लोग ये एमसीएल के माध्यम से फिटा सकते हैं। इतनी ताकत एमसीएल में है और हम लोग एक ही छत के नीचे, एमसीएल के नीचे ही हम लोग ये काम कर सकते हैं। और भविष्य में जो जो हम लोग अभी आगे करेंगे एमसीएल के साथ में, तो वो बहुत अलग ही होगा, क्योंकि हर एक चीज में हम लोग एक्सपर्ट बनते जाएंगे। क्योंकि 5 साल हर एक ने, 6 साल किसी ने, 5 साल इसमें घलाए है, अपनी मेहनत दी है और अपने मेहनत के साथ हम लोग आगे आए हैं। और सब लोग ने ऐसे जो कठिन पर्व आया था उसमें भी सब लोग साथ रह के एमसीएल और श्याम सर का जो साथ दिया है उसके लिए मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और जो एमसीएल के प्रति आप लोगों ने जो काम किया है वो बहुत सराहना है। तो ऐसे इस समय में मैं शायद ज्यादा बोल गया, परंतु ये जरूरी है कि हम लोग सब आगे भी ऐसे ही संगठित रह के, कोई ऐसा जात पात का या राज्य का कोई ऐसा इसमें कोई दूजा भाव नहीं रहेगा। इसमें खाली एमसीएल और एमसीएल और एमसीएल, इसके अलावा दूसरा कुछ भाव इसमें नहीं होना चाहिए। हर एक के मन में ये होना चाहिए कि मैं मेरे एमसीएल के प्रति, मेरे देश के प्रति जो कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा होगा और अच्छा ही करेंगे। तो हर एक को मैं यही
बताना चाहूंगा कि हम लोग सब अनेकता में एकता, जो भारत की विविधता में एकता है, वही हम लोग सब आगे चल के चलेंगे और एमसीएल को ऐसा ही साथ में लेके चलेंगे। हर एक राज्य से हम लोग अपने अपने भाई है जो एमसीएल के साथ में काम कर रहे, हर एक राज्य में से उनको सबको साथ में लेके हम लोग काम करेंगे। और आगे भी हम लोग जो श्याम सर ने दिया है मिशन विजन को, जो आगे हमको ऐसा ही बढ़ाना है और हर एक व्यक्ति को साथ लेके हम लोग आगे काम करेंगे। बस यही बोलूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय एमसीएल। हाँ, धन्यवाद तरे सर। आपने बहुत ही विस्तृत में बहुत ही एमसीएल के बारे में सटीक बातें बताई, वो हम विचारों में भी लाएंगे। और जैसे आपने कहा कि ये सब करना है तो जमीनी स्तर पे भी उतराएं। धन्यवाद सर। प्रियेश कुमार जी, आपके दो शब्द। प्रियेश जी। नमस्कार सभी को। सर आज फिर आपने जो टॉपिक लिया बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। और इसमें ये आपने दिखाया कि हम आम जीवन जो है ये नेचर के साथ कैसे कनेक्ट होता है, हर छोटी छोटी चीजों को लेके आपने यहाँ पे एक साथ दिखाया कि मतलब कैसे जुड़ना है। और इसमें जो है प्रकृति से हम कैसे जुड़ रहे हैं और उसके लिए क्या क्या चीजों को छोटे छोटे पार्ट को डिवाइड करके आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। जिसमें मतलब मनुष्य मतलब हम लोग आम जीवन हुए या फिर प्रकृति एनवायरमेंट पर्यावरण हुआ, फिर जैसे मतलब कुछ एनर्जी के स्रोत हुए, तो मतलब मानव जाति को प्रकृति के साथ जो संबंध है और मतलब कैसे स्थिर होना है, इस पे आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया सबको। और उम्मीद करते हैं कि सर इस चीज को बहुत लोगों को समझ में आई होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें थी जो आम अभी के समय में आम जीवन को ये चीज करने पड़ते हैं। इन सब छोटे छोटे चीजों को ध्यान देना पड़ता है। तो थैंक यू फॉर सर। और इसमें नेचर को जीवन के साथ आपने और या जो रिसोर्स हैं संसाधन को, उन सबको कैसे जोड़कर एक बेहतर बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं, इस पे आपने विशेष प्रकाश डाला, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू आपके एक्सप्रेशंस के लिए। अ, हमारी एक लीडिंग लेडी श्री जयप्रभा दावने जी, नागपुर से। जयप्रभा जी, श्रीमती थैंक यू जयप्रभा सर। जी दावने जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हम्म। सभी को मेरा नमस्ते। हम्म। सर आपने आज का टॉपिक जो लिया वो बहुत अच्छा था। हम्म। सिर्फ उसमें कुछ बातें मैं बताना चाहूंगी। जैसे आपने बताया पानी का स्रोत बताया, कैंगीन वाटर यानी अल्कलाइन वाटर के बारे में आपने बताया। तो अल्कलाइन वाटर ये एक ऐसी चीज है कि जो तेल पानी में नहीं घुलता, उस अल्कलाइन में घुलता है। वो वाटर मेरे घर में है, इसलिए मैं बता सकती हूँ कि वो मशीन है उससे वो पानी निकलता है। वो शायद बहुत ज्यादा महंगी है, लेकिन अभी वो आप मनीष आचार्य जी का देखते होंगे तो उनके पास भी है वो, तो लेकिन सस्ती है वो, तो वो यूज कर सकते हैं हम। आपको अगर अल्कलाइन वाटर चाहिए तो उनकी वो मशीन हम यूज कर सकते हैं। आगे भविष्य में शायद एमसीएल भी हमें बनाए वो प्रोडक्ट, पता नहीं। लेकिन बहुत अच्छा आपने लिया वो। अल्कलाइन वाटर के बाद आप मेडिटेशन पर आए, तो मैं श्याम सर के हमेशा स्पीकर एज ए स्पीकर वो हमेशा शुरू में बोलते हैं कि आप अपने सेहत का ध्यान रखते होंगे, आप योगा करते होंगे और बहुत अच्छी अपनी खुद की और सभी फैमिली का आप ख्याल करते होंगे। तो ये मुझे हमेशा लगता था कि अरे सर बोलते हैं लेकिन हम करते नहीं है, सर बोल रहे हैं लेकिन हम नहीं कर रहे। तो ये यानी पिछले 6 महीने से मैं योगा सर ने जैसे बताया वैसे मैं फॉलो करती हूँ, और मुझे अच्छा फील होता है कि नहीं, हमें अपने लिए सोचना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो ये ऐसे टॉपिक हम लेंगे तभी लोगों को उनका मैं 2 साल से सुन रही हूँ, तभी जाके मैंने अभी 6-8 महीने से मैं कर रही हूँ। तो अपने दिमाग को समझाने के लिए भी समय लगता है हमको, ये मैं बता रही हूँ आपको। उसके बाद में आपने बताया योग के बारे में बताया, तो योग के बारे में मैं क्या बात करूं, मेरे पास तो बहुत सारा भंडार है उसका। लेकिन योग विज्ञान से जुड़ा हुआ है क्योंकि हम पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, और ये योग सभी के लिए बहुत अच्छा है। आपने बताया कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिखा है वो प्रैक्टिकली ज्ञान लिखा है, उन्होंने खुद अनुभव किया फिर लिखा है, हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे प्लेन हवा में उड़ता है, तो हम वो हवा में उड़ता हुआ प्लेन है तो उसकी जो खोज निकाली है लोगों ने, वो ऐसी ही नहीं निकाली। ये किताबें ये जो लिख कर गए वो पढ़ा
है उन्होंने, क्योंकि अपना ये शरीर, ये जो है ये विज्ञान से क्यों जुड़ा है, क्योंकि हम भी उड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उतना अंतर अंदर अंदर का जो शरीर है आपका उसको डेवलप करना पड़ेगा, वो सच्चाई जाननी पड़ेगी, तभी ये सब कुछ होता है। और हो सकता है नहीं है, सिर्फ होने के लिए नहीं होता है, रियलिटी में होता है, ये मुझे पता है। तो मैं आपको बता सकती हूँ इसके बारे में। और एक बात, यानी ज्ञान की बात तो ये हो गई सभी। सिर्फ एक बोलने की बात बताऊंगी कि पॉजिटिविटी जब भी हम बोलते हैं ना सर, तो अगर मैं किसी के भी बारे में कुछ गलत भी बोलूं या अच्छा भी बोलूं, तो जो भी बोलूंगी वो मेरे साथ या मेरे पास रहेगा, क्योंकि वो इंसान सामने नहीं है। अगर हम उसके बारे में बोल रहे हैं तो वो इंसान तो होता नहीं है सुनने के लिए, तो वो सुनने के लिए नहीं है, तो बोल कौन रहा है, हम बोल रहे हैं। तो वो अच्छा बोला हुआ भी हमारे साथ ही होगा, अगर हमने गलत बोला है तो भी वो हमारे साथ ही होगा, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, जो हम देंगे वो हमें रिटर्न करती है। तो ये ध्यान में रखते हुए इंसान को रियली जिंदगी में जीना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम, हमारे घर में बच्चे होते हैं, बड़े हैं, माँ है, पिताजी है, बेटे है, सास है, बहू है, ये सब। तो ये सब लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन सबके विचारों को, की धाराओं को ध्यान में न रखते हुए मुझे क्या करना है, मुझे कैसा रहना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, तो यही एमसीएल में यही विचार हमको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे कि मेरा दायित्व क्या है एमसीएल में, मैं अपने तालुका के लिए क्या कर सकता हूँ। अपने जैसे अभी राजेश जी ने बताया कि मैं सभी को बोलता हूँ कि अपना बहुत सुंदर बनाऊंगा, जो भी तालुका है उसके लिए बहुत काम करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा। ये बहुत जरूरी है इन विचारों को प्रैक्टिकली अपने अंदर लाकर उसके डेवलप करना, और वो सपना देखना है इन आंखों से कि मैंने कर चुका हूं मैं ये, और वो होके रहेगा सर, ये मेरी गारंटी है। इन्हीं दो शब्दों के साथ धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैंने कुछ मुझे जो लगता था वो मैंने बताने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैम, आपने इस सेशन के साथ दूसरा एक सेशन ही ले लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आपको भी सुनेंगे मैम डेफिनेटली आने वाले दिनों में। इंजीनियर संजय कुमार जी, बिहार के धरती से। संजय कुमार जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, शानदार टॉपिक सर, और बहुत शानदार प्रस्तुति आपके द्वारा, जो हमें समझ में आया कि अस्थाई, जो सस्टेनेबल कहते हैं, मतलब अस्थाई, अस्थाई स्वस्थ और सचेत जीवन का निर्माण हो सके, इसके बारे में आपने विस्तार से बातें बताई। और जिसमें है कि आप अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़िए, मेन चीज वो है, अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़िए। और जो हम वस्तुएं उपभोग करते हैं, वो उपभोग की वस्तुएं पर्यावरण को खराब ना करे, ये मेन समझ में आई हमारे पॉइंट की बात। और पर्माकल्चर के बारे में जो बताया आपने, पर्माकल्चर और कुछ नहीं है, जो हमारे खेतों के अपशिष्ट हैं उसको खेत में उपयोग कर लेना, बस यही है पर्माकल्चर, जो जो आज के दिनों में जैविक खेती कहा जाता है। तो बहुत बढ़िया सर है। और इसमें हम लोग अपने जो समुदाय हैं और जो हमारे संसाधन है उसको जोड़ने का, कनेक्टिंग द डॉट्स जो आपने कहा, तो अपने समुदाय को जो संसाधन जहाँ पे हैं उसको कनेक्ट करने की बात है। बहुत बढ़िया है सर। और प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों को जोड़ के चलने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये प्रस्तुति। और ये सही बात है, ये जो प्लेटफॉर्म हम लोग को मिला है एमसीएल का, और एमसीएल भी इसी पे काम कर रही है। बहुत बहुत साधुवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद सर आपके रेजोनेंस के लिए। इसके आगे मैं बुलाऊंगा प्रमिला थाविल जी, सुरगाना तहसील से। प्रमिला जी। प्रमिला थाविल जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, आ रही है, बोलिए। हाँ। सर, मुझे किया आपने आज बहुत अच्छे से दिया है, क्योंकि यही जीवन की सच्चाई है। नेचर, और नेचर में तो कुछ आता है, जैसे कि हमसे वंचित कर दिया, और वो उनका चिड़िया से ऐसा नेचर के साथ रहते हुए है, और यही कृपा किया है। शायद नेटवर्क बहुत वीक है मैम, आपका आवाज नहीं सुनाई दे रही। थैंक यू मैम, आपके जो भी है मतलब इसके प्रति जो विचार दिए आपने, उसके लिए धन्यवाद।
इसके आगे मैं बुलाना चाहूंगा अशोक शिंदे सर, सांगली से। अशोक शिंदे सर। अशोक शिंदे सर। हेलो सर। यस हाँ सर। सर। हाँ। मेरा सबको नमस्कार। और गिर सर, आपने जो भी आज का सेक्शन में बताया उसके बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मैं भी ऑर्गेनिक की तरफ अपना एक गांव में गट निर्माण करना चाहता हूं। और उसी तरह अभी ये काम का शुरू होने के बाद हम लोग उसके ऊपर अच्छी तरह से और भी ज्यादा स्टडी करके वो हम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हम अभी सब जो भी हमारे कंपनी को, सर को जो भी साथ दे रही है, ऐसे ही हम सब लोग साथ देना है। क्यों बोले तो जो भी डॉक्यूमेंट, जो पेपर्स, जो भी काम सर बोल रहे चल रहा है काम, तो वो काम इतना आसान नहीं है, बहुत वक्त गया है। अभी लास्ट 4 दिन का बात है। 10 तारीख के अंदर मुझे भी मैसेज जो भी है, 10 तारीख के अंदर अपना काम हो जाएगा, आने वाला है ये शुक्रवार के तक हो जाएगा, ऐसा मेरे से बातचीत हुआ है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि हम अपने तालुका में जो भी आपने गिर सर किंवा अपने राजेश सिंह सर जो भी हमें अपने तालुका का अंदर जो भी पोटेंशियल है, मतलब हर एक तालुका अलग अलग है। हम महाराष्ट्र में, कोई आंध्रा में रहेगा, कोई मध्य प्रदेश रहेगा, तो हर एक राज्य का, हर एक तालुके का नेचुरली टेम्परेचर, हवामान जो भी अलग अलग है। उसी तालुका में जो भी बनता है, जो भी फ्रूट्स बनता है या कुछ भी, हम हमारे तालुके से आता है। हमारे यहाँ सांगली डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र सांगली डिस्ट्रिक्ट में तासगांव तालुका में अभी हमारा अंगूर का सीजन शुरू होता है। अभी लास्ट लास्ट अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक 4 महीने हमारे पास हम क्या करते हैं, किशमिश बनाते हैं। अच्छे क्वालिटी का, एक नंबर का किशमिश बनता है। मुझे लगता है कि देश में एक ही है महाराष्ट्र, जहां ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में ये किशमिश बनता है। तो इसका क्वालिटी हम ऑर्गेनिक के ऊपर लेके जाके ये हम सब पूरे देश को, हमारा अभी गणेश tere सर बोले कि हमारा इतना ऑल ओवर इंडिया हमारा जो भी फील्ड है या कंपनी बनाए ऑर्गेनिक, तो वो हम एक चुटकी से भी हर सब देश को लिए दे सकते हैं। एक प्रोडक्ट, एक उसके ऊपर लेबल लगा सकते हैं EMCL। ऐसा जो भी आपने बताया उसी तरह किसी तालुका में क्या बनता है, ये सब हम अभी इसके बाद मीटिंग होते रहेंगे, हम इकट्ठा आएंगे और शुरुआत करेंगे। तो आने वाला भविष्य जो हमारी कंपनी ने हमें दिया है, मतलब विजन एंड मिशन बहुत बढ़िया है। फक्त एक ही भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी हो जाए। वक्त बहुत गया है, हम सब लोग तकलीफ में हैं। एक बार, एक दिन हमारे कंपनी के काम पूरा हुआ, ऐसा मैसेज मिला तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी नाराज लोग हैं वो भी हमारे पास आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो खुश हूँ। अभी काम हो जाएगा। मेरी बात राजेश सिंह सर से होती है, चौहान सर से होती है। और अभी आने वाला ये वीक जो है, मंडे से शुक्रवार तक, इसमें कुछ तो अच्छा गुड न्यूज आप सबको सुनने को मिलेगा। इतना ही 2 शब्द बोलता हूँ और मैं यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद सर, मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद शिंदे सर, आपके अपडेट्स के लिए और आपके फीडबैक के लिए। थैंक यू सर। इसके आगे मैं इनवाइट करूंगा MCL की डायनामिक लीडर श्री प्राजक्ता जी को। प्राजक्ता जी। नमस्कार सभी को। सर, आपने जो सेशन का जो टॉपिक था कि कनेक्शन नेचुरल लिविंग्स जो डॉट्स है, तो बहुत ही यूनिक टॉपिक था। और ये जो आपने टॉपिक लिया वो
बहुत ही हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी आपने कुछ जानकारी दी। इसके बारे में आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ। एंड सेकंड थिंग कि जो आपने बोला कि प्रकृति से पहले मतलब जो भी हम लोग प्रकृति को अगर नेचर को हम लोग ज्यादा केयर करेंगे उतना ही नेचर हमको बेनिफिट्स देगा। और फिर बाद में हम जो सेकंड टॉपिक था आपका जो नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थे, को जैसे हम लोग अभी नेचुरल फ्रूट्स अगर वेजिटेबल्स अगर हम लोग ताजे सब्जियां उगा के हम लोग खा सकते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो हेल्थ है वो प्रॉपरली सुधर सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत से अभी मार्केट में भी फ्रूट्स अगर हम लोग देखेंगे कि फ्रूट्स को केमिकलाइज, वेजिटेबल्स को भी केमिकलाइज करके मार्केट में बेचा जा सकता है और बेचते हैं बहुत जगह से। अगर जो फ्रूट्स रहते हैं जो नेचुरली आपने बताया कि जैसे अ, जो नेचर के हिसाब से हम लोग को चाहिए जो फ्रूट्स अगर ऑरेंज है या कोई भी अदर फ्रूट्स है जो नेचर के हिसाब से हम लोग को अगर खाने चाहिए वो हर एक 12 महीने हम लोग को अवेलेबल रहता ही है। तो वैसे वो कैसे केमिकलाइज होता है तो वैसे न मतलब वैसे नहीं करते हैं। तो प्रॉपरली ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग यूज करेंगे तो प्रॉपरली हमारी हेल्थ और जो आने वाली जो पीढ़ी है वो तंदुरुस्त रहेगी। और नेचुरली तंदुरुस्त के हिसाब से जो ग्लो आता है जो फेस पे ग्लो आना चाहिए वो भी अच्छे से प्रॉपरली आ जाएगा। सेकेंड थिंग एंड जो योगा का आपने बताया था कि जो नेचुरली हम लोग जो स्पास लेते हैं जो आयुर्वेदिक तरीके से जो हम प्रॉपरली मतलब हर एक साल में या 6 महीने बाद वो सब लोग ने करना चाहिए। इट इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ और प्रॉपरली फुल बॉडी का वो जो आयुर्वेदिक तरीके से वो लोग मतलब हम लोग को जो सेशन बोलते हैं ना कि योगा हम लोग लेते हैं वो प्रॉपरली पूरा अंदर से शरीर का जो एटमॉस्फेयर रहता है हमारा जो अंदर जो भी कुछ है वो बाहर प्रॉपरली वो लोग निकालते हैं। तो ये भी अच्छा था टॉपिक एंड थैंक यू वेरी मच सर मुझे बोलने का मौका देने के लिए। धन्यवाद मैम आपके फीडबैक के लिए। मध्य प्रदेश से सुरेंद्र मौर्य जी, मौर्य सर। सभी को मेरा नमस्कार। संतराम सर जी, आज आपने दिल जीत लिया, दिल जीत लिया। इस प्रस्तुति में आपने अध्यात्म और भौतिक दोनों का समावेश किया, अंदर और बाहर दोनों चीजों को बताया। इसके लिए अंतर मन से मैं आपको बधाई देता हूं। हमेशा ऐसे ज्ञान बटोरते रहें और लोगों में बांटते रहें। कहते हैं कि जितने बांटेंगे उतने बढ़ेगा संतराम जी, कि माता सरस्वती की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। बढ़ाना है तो खर्च करो। खास तौर से जया प्रभा मैडम को मैं बधाई देता हूं। जिस ढंग से उन्होंने अपनी बातों को व्यक्त किया है या अंदर की तरफ लोगों को लाने का प्रयास किया है, इसके लिए मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। इससे ज्यादा कुछ नहीं। सब कुछ मंगलमय हो, यही मेरी कामना है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। होस्ट लास्ट के 2 फीडबैक लेते हैं और फिर एंड की तरफ जाएंगे। शैलेंद्र परिहार जी, 2 शब्द बोलिए सर प्लीज। शैलेंद्र परिहार जी। हाँ सर, नमस्कार। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। Yes. बहुत अच्छा लगा सर आज आपका टॉपिक। ये दर्शाता है कि हमारे जीवन के जो मूल सिद्धांत होते हैं तो उसको किस तरह से हमें उसको फॉलो अप करना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे श्याम सर भी कहते हैं कि हमें बहुत अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने हार्ट और लंग को बहुत मजबूत करना चाहिए। और निश्चित तौर पे ये आपने प्रकृति से भी इसको जोड़ दिया है और हम भी, एमसीएल भी प्रकृति से जुड़ा है, तो निश्चित तौर पर इसे फॉलो करना चाहिए। और वाकई अगर हम इसे फॉलो करते हैं, अपने ये जो मूल मंत्र जीवन के जो दिए हैं, तो वाकई हम हमारे जो एमसीएल के जो 5E मिशन के गोल्स हैं उसको निश्चित तौर पे पूरा कर पाएंगे। और इन्हीं आशाओं के साथ मैं एक बार आपका आभार भी प्रकट करता हूं कि आपने बहुत अच्छी जानकारी हम सभी को प्रदान की है। और राजेश सर के द्वारा हमें नए नए अपडेट्स भी एमसीएल के
प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं कि अब आगे बहुत अच्छे काम शुरू होने वाले हैं। तो हम भी तैयार हैं सर, और ये सारे आपके बहुत सारे ज्ञान और बहुत सारी नॉलेज को लेकर हम इसको फॉलो करेंगे और अपने जीवन में इसको उतारेंगे, और कोशिश भी करते हैं कि हम इसे उतारें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विट्ठल मुकने जी, हमारे एक डायनामिक लीडर विट्ठल मुकने जी। नमस्ते साथियों। सर आज का सेशन सुपर रहा सर, धन्यवाद शांताराम जी गिर सर। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आज जो जो भी सभी लीडरों ने हमें बातें कही सुपर रही सर। और शांताराम सर आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हर हफ्ते में आप नए नए टॉपिक चुनते हैं और हमें समझाते हैं, इसलिए धन्यवाद। इस टॉपिक के बारे में इतने 4 शब्दों में ही कहूंगा सर, ये विज्ञान है, ये अंधश्रद्धा नहीं है। जय हिंद, जय एमसीआर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। यहाँ पे बहुत सारे चेहरे हैं जिनसे मैं अभी भी 1 घंटा बात करना चाहता हूँ, लेकिन समय समाप्ति की ओर जा रहा है, तो हमें रुकना पड़ेगा। और होस्ट को मैं विनंती करता हूँ कि वेबिनार को समाप्ति की तरफ लेके जाए। दिग्विजय जी प्लीज। थैंक यू सो मच संतराम जी। और हमेशा की तरह आज का सेशन जबरदस्त रहा, और मैं आप लोगों से बोलते ना रूबरू होने का आज बहुत ही अच्छा सेशन इसलिए रहा क्योंकि आज है ना, मैंने काफी लोगों को सुना, बोलते वक्त सुना, और आज बोले नहीं है आज लोगों ने अपने दिल की बात कही है। और ऐसे ही दिल की बात हमेशा करते रहें, और हमेशा अपना राय हम सबको यहाँ पे वेबिनार के माध्यम से हमेशा देते रहें। एक ही चीज है कि बोलते ना, जिंदगी अगर मिली है तो कुछ करके दिखाना है, अगर वक्त खराब है तो बदल कर दिखाना है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर जब तक हम अपनी चीजों को बदलेंगे नहीं, अपनी सोच को बदलेंगे नहीं, अपने समय को बदलेंगे नहीं, तो चीजें ऐसी नहीं बदलेगी। क्या होगा ना कि हम सिर्फ एक ही जगह बैठे रहेंगे, हमेशा सोचते रहेंगे होगा होगा होगा। बोलते ना, बोलने से नहीं होगा, करके होगा, करने से होगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, लेता हूं यहीं से आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगले रविवार ठीक 8 बजे संतराम जी के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यह घोषित करता हूं, आज का वेबिनार यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद, जय एमसीएल।